नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जब मोदी मेहरबान तो कानून गया तेल लेने। ऐसा ही हुआ है शाह फैसल के मामले में। शाह फैसल 2008 बैच का आईएएस टॉपर था। 2019 में इंटॉलरेंस के नाम पे उसने रिजाइन कर दिया। उसके बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट। उसके बाद तथाकथित 370 हटा दिया गया। मैं जिम्मेवारी से तथाकथित बोल रहा हूं। पहली बात कि वो संशोधन हुआ था, प्रचार प्रसार किया गया कि उसे हटा दिया गया। अब हटाने का जब प्रचार प्रसार हो गया तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार देश हित में सिर्फ प्रतीकों के लिए काम करती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। अब सवाल यह भी होते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। तुमने गंदगी को एक विकल्प बना लिया, जो सबसे बड़ा वाला गंदगी था, तो फिर तो तुम विकल्पहीन हो ही। जाहिर सी बात है कि जिसे तुमने विकल्प मान रखा है उससे बड़ा गंदगी हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारे लिए विकल्प होगा। तो ये विकल्प का रोना मेरे पास आकर रोना छोड़ दो। जाहिर सी बात है, जो सच्चाई है उसके ऊपर बात होगी। अभी बहुत से ऐसी सच्चाई है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है, अभी उसके ऊपर होनी है। मायने नहीं रखता कि कौन क्या सोचता है, किसकी क्या परसेप्शन है। हम जन भावनाओं के अनुरूप नहीं बोलते, हम जन भावनाओं के विरुद्ध बोलते हैं। आज 10 लोग अगर सुनते होंगे तो एक समय में वो भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, उसे स्वीकारना मुश्किल होता है। अब नरेंद्र दामोदर दास जी के लिए इतनी दीवानगी क्यों है? मैं शाह फैसल के मुद्दे पर आगे आऊंगा। इतनी दीवानगी के पीछे वजह क्या है? इस तरह के नजारे। जो कि मैं आपसे हमेशा से बोलता आया हूं, प्रतीकों की ये राजनीति करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए करते क्या है? कहीं मंदिर में ये झाल बजाने लगते, लेकिन मंदिरों को तुड़वाने से भी पीछे नहीं हटते। रही बात योजनाओं की, तो हम लगातार बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, दोनों कम्युनिटी साथ साथ है। एक कम्युनिटी के लिए कितना काम, दूसरी कम्युनिटी के लिए कितना काम। अब जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी है, इनका मानना है कि सरकार केवल तुष्टीकरण के मामले में गलत कर रही है। तो ये भी बता दो कि सही किस जगह पर कर रही है। वही बोरिस जॉनसन आते हैं, जेसीबी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उसमें ये प्रतीक ढूंढने लगता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साइट पे अवेलेबल है, वो मायने नहीं रखता, वो झूठा है। लेकिन ये जो ख्वाबों की दुनिया है, ये सच्चा है। याद आता है शराबी पिक्चर का वो डायलॉग, याद होगा आपको, जब जया पर्दा आती है, पूछती है बिकी बाबू ये हॉल खाली क्यों? तो अमिताभ बच्चन का जवाब आता है, मैंने सोचा कहां दर दर की ठोकर खाते फिरेंगे, इसलिए सारी टिकट मैंने खुद खरीद ली। तो जया पर्दा का जवाब आता है, बहुत मेहरबानी कर दी आपने। एक कलाकार तारीफों का भूखा होता है। तो ये वार्तालाप होते हैं। तो जया पर्दा पूछती है क्या सुनेंगे आप? तो अमिताभ बच्चन का जवाब आता है कि मीना जी, हम तो ख्वाबों की दुनिया में जीते आए, आपकी भी अगर कोई ख्वाहिश हो तो उसे सुना दे। अगर इन हाथों से हजारों तालियों की गूंज ना नजर आए तो मेरा भी नाम बिकी नहीं। तो ये मास्टर स्ट्रोकवादी ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। जो मर्जी आए कुछ भी बक के चले जाए, जो ख्वाब से जाले वो सच, लेकिन साक्ष्य झूठे। क्या कीजिएगा?
ये मास्टर स्ट्रोकवादियों की पहचान है। तो मुद्दा है वो शाह फैसल का। वो शाह फैसल तथाकथित 370 हटने के बाद यूएन जाना चाहता था। भारत सरकार के खिलाफ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो 2019 में रिजाइन दे चुका था, लेकिन मोदी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जबकि इन 3 सालों में मोदी सरकार ने 11 आईएएस का रेजिग्नेशन स्वीकार किया। तो आखिर शाह फैसल का क्यों नहीं हुआ? उस शाह फैसल ने संकेत दिया है कि वो फिर से अपनी सेवा में लौट सकता है, या तो फिर राज्यपाल का सलाहकार बनाया जाएगा। मैंने मास्टर स्ट्रोकवादियों के बारे में आपसे कहा था कि इनके बाप फिक्स नहीं होते, जैसा कि शाह फैसल के भी केस में हुआ। अब शाह फैसल को फिर से वापिस आना था, तो इसके लिए मोदी शाह के कसीदे पढ़ने थे, जो कि उसने शुरू कर दिया था। जब शुरू कर दिया था तो मास्टर स्ट्रोकवादी उसे अपना बाप मानने लगे। वो क्या करता था कि मोदी और शाह के ट्वीट को रिट्वीट किया करता था, इनके कसीदे पढ़ता था। इन 3 सालों में डीओपीटी और मोदी सरकार ने उसका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया था। तो मोदी सरकार में जितने काम हो रहे हैं सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए। ट्रेन में रोजा इफ्तारी हो ही रही है, मंदिर टूट ही रहे हैं, योजनाएं चलाई ही जा रही है, तो फिर ये हिंदू हृदय सम्राट कैसे? इस तरह की एक्टिंग करके, जैसा कि इनके बारे में हमेशा से बोलता आया हूं कि ये बॉलीवुड में होते तो ये ऑस्कर विनर होते। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक नहीं होते, उनकी जगह नरेंद्र मोदी जी होते। इतने कमाल के एक्टर हैं, जहां जाते हैं उस परिवेश में ढल जाते हैं। इस परिवेश को देखकर जो जुमलावादी हैं भाव विभोर हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आधुनिक भारत के शिल्पी हैं। ये शिल्पी कैसे हैं? जिस जगह जाए उस जगह से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। यही काम कभी लालू प्रसाद यादव भी किया करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव गलत और ये सही। तो ये काम तो भाई मास्टर स्ट्रोकवादी ही कर सकते हैं। एक काम के लिए एक व्यक्ति सही और दूसरा व्यक्ति गलत। ये जो तमाम हिंदुओं के लिए, प्रतीकों के लिए काम करते हैं, कमाल की इनके मेकअप आर्टिस्ट भी है, कैमरामैन भी है, इन सब का मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इनकी योजनाओं में से हिंदुओं को गायब कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी हिंदुओं के लिए ये नहीं तो कौन? तो ये सारे हिंदुओं के लिए नहीं, ये सिर्फ हलाल हिंदुओं के लिए है। हलाल वही सरकारी हिंदू जो आज बोल रहे हैं आपसे कि हमारे पास विकल्प क्या है। 10 साल बाद बोलेंगे कि हमारे पास टोपी पहनने के अलावा विकल्प ही नहीं था, क्योंकि ये विकल्प का रोना रोने वाले लोग गुलामी स्वीकार कर चुके। गुलामी वही व्यक्ति स्वीकार करता है, या फिर वही व्यक्ति दूसरे से उम्मीद लगाए बैठता है जिसके खुद के अंदर कोई क्षमता नहीं रह गई हो। उसको लगता है कि हम दूसरे के जय जयकारे लगाएंगे तो वो हमें बचा लेंगे। तो ये जो आज गिरोह विकल्प का रोना रो रहा है, 10 साल बाद यही बोलता नजर आएगा। बोलेगा क्या? सबसे पहले तो आप इसे तशरीफ उठाते देखें, सर पे गोल टोपी होगी। कहीं आपने पूछ लिया कि ये सब कैसे हुआ, तो ये बोलेंगे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अगर हम टोपी नहीं पहनते तो करते क्या। तो ये हलाल हिंदू सनातन के लिए घातक है। ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कौन किस तरह की एक्टिंग करता है, कौन टोपी पहनता है, कौन तिलक लगाता है। स्पेशली नेताओं के मामले में उसके पॉलिसी मायने रखते हैं। रही बात संदेश देने की, तो अब संदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत संदेशबाजी हो गई। बात है नीतिगत फैसलों की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इन 3 सालों में 11 हिंदुओं का रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया, लेकिन चूंकि उसका नाम शाह फैसल था तो उसका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया गया। वैसे नरेंद्र दामोदर दास जी के बारे में कई खुलासे होने, अगर मैं बोलूं तो फिर कहेंगे कि किसी के पारिवारिक मामले में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान राम के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन मोदी जी के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। मोदी जी पहले विधायक भी रहे होंगे, तभी सीएम थे, तो ये हमेशा मैरिटल स्टेटस ब्लैंक छोड़ देते थे।
2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब इन्होंने स्वीकार किया कि हां मैं शादीशुदा हूं। जब पहले से शादीशुदा थे तो ये बताने में क्या हर्ज था, लेकिन पहले से लोगों को नहीं बताया। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब इन्होंने स्वीकार किया कि मैं शादीशुदा हूं। वैसे नरेंद्र दामोदर दास जी की कई ऐसी राज हैं जो समय के बाद खुलेंगे, लेकिन तब तक इस देश का बहुत नुकसान हो चुका होगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हां मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।